वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का जो सेकेंड टर्म का साइंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका एक सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे आज। इसमें आपको सॉल्यूशन भी साथ साथ बता दिया जाएगा प्रश्न के साथ, ठीक है। तो 40 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर होता है। तो देखेंगे आज कि प्रश्न कैसे आते हैं और उसके उत्तर हमें कैसे अटेंड करने चाहिए। पहला जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। द क्वेश्चन पेपर है 3 सेक्शन। क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शन है और 15 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सेक्शन ए है 7 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 7 प्रश्न हैं, 2 मार्क्स के ईच, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। फिर है सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स के। फिर सेक्शन सी में है केस बेस क्वेश्चन, 4-4 मार्क्स के। इंटरनल चॉइस है बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चन, कुछ प्रश्नों में आपको चॉइसें भी मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स हैज़ टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स इन द सच क्वेश्चन, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए होंगे और वाले अल्टरनेटिव, उसमें एक ही क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है। तो देखेंगे हम सेक्शन ए से। तो पहला सेक्शन ए है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वाई आर सर्टेन कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, क्यों कुछ यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। राइट द जनरल फार्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो आपका जो होमोलोगस सीरीज होता है समजातीय श्रेणी के अल्केन, एल्कीन, एल्काइन के जो फार्मूला होता है जनरल, वो फार्मूला भी आपको लिखना है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उनके जो अल्केन, एल्कीन, एल्काइन होमोलोगस सीरीज होती है, इनके बारे में भी आपको फार्मूला लिखना है। तो सर्टेन कंपाउंड्स आर कोल्ड हाइड्रोकार्बन, कहते हैं कुछ यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि दे आर फॉर्म मेनली फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि वो मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के मिलकर बने होते हैं। फार्मूला लिखा है होमोलोगस सीरीज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो तीनों का फार्मूला हो गया। अल्केन का याद होगा आपको CnH2n+2, और फिर अल्कीन का होता है CnH2n, और फिर एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2। अगला है राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन, आपको नाम बताना है उस अभिक्रिया का, दैट कन्वर्ट्स एल्कीन इनटू एल्काइन, जो एल्कीन को एल्काइन में बदल देते हैं। एंड आल्सो राइट ए केमिकल इक्वेशन टू शो द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू अकर, और आपको एक रासायनिक समीकरण भी लिखना है और उसके अंदर दर्शाना है कि इस रिएक्शन को करने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जो कि ज़रूरी होती है इस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो दो बॉन्ड होता है, तो ये होता है आपका अल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो ये आपका एल्काइन है, एल्काइन से एल्केन में बदलना है, यानी ये डबल बॉन्ड वाला होता है, इसे सिंगल बॉन्ड में बदलना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है C2H4, ठीक है, इसको पढ़ते हैं इथेन, इथीन, ठीक है, ये आपका इथीन है। इथीन को जब हम जल से क्रिया, मतलब हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराते हैं, प्लेटिनम, निकेल, पैलेडियम, इसकी उपस्थिति में जब हम इसको क्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोजन जो होता है इसमें जुड़ जाता है, और जो डबल बॉन्ड है वो हट के एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड बन जाता है, यानी हाइड्रोजिनेशन कन्वर्ट्स एल्कीन, ये हाइड्रोजिनेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजनीकरण में हम एल्कीन को एल्केन में बदल देते हैं, ठीक है, एल्कीन को एल्केन में बदल देते हैं। तो हमने ये इक्वेशन लिख दिया, और ये किसकी उपस्थिति में होता है, तो यहाँ लिखा है कि डिहाइड्रेशन गैस या फिर डाइहाइड्रोजन गैस एड्स टू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलोडियम और निकेल टू फॉर्म एल्केलिन। कहता है कि ये जो अभिक्रिया होती है इसके अंदर जो होती है ये अभिक्रिया प्लेटिनम, पैलोडियम और निकेल की उपस्थिति में होती है, जो इसको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदल देती है, तो एल्कीन को एल्काइन में बदल देती है, ठीक है। अगला है आपको स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताना है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आपको बताना है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये बताता है कि
द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। यानी आधुनिक आवर्त सारणी ये बताता है कि जो किसी भी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के पेरियोडिक फंक्शन यानी आवर्त फलन होते हैं। ठीक है। अगला है प्रश्न की वाई इज पोजीशन असाइन बाय हाइड्रोजन इन पेरियोडिक टेबल कंसीडर्ड एनोमेलस। कहता है कि जो पेरियोडिक टेबल होता है उसके अंदर जो होता है हाइड्रोजन को कैसे पोजीशन किया गया है और क्यों। तो हाइड्रोजन रिजिमल बोथ, हाइड्रोजन को मतलब माना जाता है दोनों, एल्किल मेटल यानी क्षारीय धातुओं के गुण वाला भी माना जाता है और इसके बाद लिखा है कि हैलोजन वाला भी माना जाता है। इन वन हैंड एक तरफ इट कैन लॉस वन इलेक्ट्रॉन लाइक एल्केली मेटल, एक तरफ ये क्षारीय धातु की तरह अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन खो सकता है। इन अदर हैंड वहीं दूसरी तरफ लाइक हाइड्रोजन मतलब हेलोजेंस इट फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल, और ये हेलोजन धातु की तरह द्विपरमाणु अणु भी बना सकता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल बना सकता है। एंड कंबाइंस विद मेटल, और धातु के साथ भी मिल सकता है, एंड नॉन मेटल के साथ मिल सकता है, और मिलकर टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, और वो सहसंयोजी अयौगिक भी बना सकता है। तो ये धातु के साथ मिलकर सहसंयोजी यौगिक भी बना सकता है। एंड आल्सो गेन वन इलेक्ट्रॉन लाइक हेलोजन, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्रहण कर भी सकता है। एंड सो इसलिए नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को भी कोई फिक्स पोजीशन नहीं दी गई है, हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसे नंबर 1 स्थान दिया गया है और एल्केली धातु के साथ रखा गया है, लेकिन उसको देखोगे ध्यान से तो उसका कलर अलग होता है। तो अभी तक इसको कोई बढ़िया प्लेस नहीं दिया गया है, लेकिन इसको नंबर 1 पोजीशन पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लिखा है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको बनाने का थ्योरी दिया था हेनरी मोजले ने और इसको बनाया था नील्स बोर ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है तीसरा कि ट्रेस द पथ ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम वेयर दे आर प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी टू द एक्सटीरियर। तो आपको उस पथ का मतलब शुक्राणुओं के पथ का मार्ग बताना है जहाँ ये शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। ठीक है, उसका भी नाम बताना है। द स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, कहता है शुक्राणु जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं वृषण में, टेस्टिस माने वृषण में। आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस, और वो शुक्रवाहिनी से होते हुए मतलब निर्मोचित होते हैं। एंड विच यूनाइट्स विद अनदर ट्यूब यूरेथ्रा, और आगे जाकर मूत्र मार्ग से मिलते हैं, यूरेथ्रा माने मूत्र मार्ग से मिलते हैं। और इमर्जिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, और फिर जो होते हैं मूत्राशय से होके मतलब मूत्राशय में जाके मिल जाते हैं, मूत्राशय से एक नली निकलती है यूरेथ्रा, उससे होकर मिलती है। यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म टू एन ऑर्गन कॉल्ड पेनिस, और जो यूरेथ्रा होता है मूत्र मार्ग, ये जो होता है स्पर्म को आगे पेनिस तक ले जाता है जिसे पेनिस कहते हैं। और द पेनिस पासिस द स्पर्म फ्रॉम द मैन्स बॉडी इनटू वेजिना, और जो पेनिस होता है इससे स्पर्म होकर मानव के मतलब मैन की बॉडी से वेजिना में जाता है यानी योनि में जाता है। इन द वुमेन बॉडी ड्यूरिंग मेटिंग, तो जब मेटिंग होता है यानी संलयन, तो उस दौरान जो स्पर्म होता है वो मेल के पेनिस से होकर वुमेन के बॉडी में वेजिना तक पहुंच जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। तो जो स्पर्म होते हैं वो वृषण में उत्पन्न होते हैं, फिर वो वास डिफरेंसेस शुक्रवाहिनी से होते हुए मूत्र मार्ग के द्वारा मतलब मूत्र मार्ग के द्वारा शुक्राणु निकलते हैं स्पर्म पेनिस से होते हुए, और जो पेनिस होता है वो मेल बॉडी में पाया जाता है। फिर वो जो स्पर्म होता है वो वुमेन बॉडी के वेजिना तक जाता है, और वो तब जाता है स्पर्म जब मेटिंग होती है यानी जब संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, राइट द फंक्शन ऑफ सेक्रेशंस ऑफ प्रोटेस्ट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल इन ह्यूमन। आपको मानव के अंदर जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और जो सेमिनल वेसिकल होता है,
ठीक है, शुक्राशय ग्रंथि। तो इन दोनों के सिक्रेशन के बारे में बताना है और इसके कार्य के बारे में बताना है कि मानव में इन दोनों ग्लैंड का मतलब इस ग्लैंड का क्या काम है और सेमिनल वेसिकल का क्या काम है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बारे में लिखा है कि सेमिनल वेसिकल क्या होता है, तो इट secretes alkaline secretions which lower the pH of the semen and provide nutrition to sperm। तो कहता है ये क्षारीय होता है, इसका पीएच मान क्षारीय जैसा होता है, क्षारीय से कम होता है और ये जो होता है स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। अगला है प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या करता है, द सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स कीप्स द स्पर्म एक्टिव एंड मोबाइल। ये जो होता है इसके द्वारा उत्पन्न हार्मोन की मतलब ये जो स्पर्म उत्पन्न करता है इससे स्पर्म के अंदर गति और उसके अंदर एक्टिव मतलब उसके अंदर चुस्ती और फुर्ती उत्पन्न करता है। ये इट सेक्रेट्स फ्लूइड कंपेरिजिंग अप टू ए थर्ड ऑफ सेमन वॉल्यूम एंड असिस्ट स्पर्म मोटिलिटी। ये एक तरल नुमा पदार्थ भी उत्पन्न करता है जिसकी वजह से जो ये स्पर्म होता है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका उत्तर था। अगला यहाँ पर है कि इन द डायग्राम ऑफ वुमेन मेल, कहता है इन द डायग्राम ऑफ वुमेन मेल, कहता है कि जो मानव का जो डायग्राम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि नीचे दिया गया है चित्र में, तो लेवल पार्ट ए का नाम और बी का नाम बताना है। फिर नेम द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय ऑर्गन एक्स, और जो एक्स ऑर्गन है उसके द्वारा उत्पन्न हार्मोन का नाम बताना है। और राइट द रोल ऑफ दिस हार्मोन्स इन ह्यूमन मेल, और मानव में मतलब नर पुरुषों में इन हार्मोन का क्या मुख्य भूमिका है इसको भी बताना है। तो ये आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र में आपसे पूछा था ए और बी का क्या नाम है। ठीक है, तो आपको याद करना है ए का नाम है सेमिनल वेसिकल, ठीक है, यानी शुक्राशय, और ये आपका जो बी पार्ट है इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड यानी शुक्राशय ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोटेस्ट ग्रंथि, ये शुक्राशय। उसके बाद आपका पूछा था कि जो ये जो एक्स होता है, ठीक है, ये जो एक्स होता है ये कौन सा हार्मोन उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि जो द ऑर्गन एक्स है यानी जो अंग एक्स है टेस्टिस है और ये प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में। ठीक है, अब इसके रोल के बारे में बताना था कि इसका क्या रोल होता है मेल में। तो पहला लिखा है इसका रोल में कि इट कंट्रोल स्पर्म फॉर्मेशन, ये शुक्राणु के बनने को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये मेल मतलब शुक्राणुओं के बनने को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जिम्मेदार होता है फॉर, ठीक है, ये जिम्मेदार होता है फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, द्विलैंगिक लक्षणों को निर्धारित करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज, लड़कों का आवाज भारी होना, ठीक है, सीना चौड़ा होना, कंधे चौड़े होना। ठीक है, ये अगला है लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, तो ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती हैं फॉलन ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पे गिर जाती हैं और प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और नए पौधों को उत्पन्न करती हैं। वेयर है, जबकि लीव्स ऑफ जैस्मिन डू नॉट, लेकिन जो चमेली का पत्ता होता है ऐसा नहीं करता है। वाई, क्यों ऐसा है कि जो चमेली का पत्ता है वो तो नए पौधों को जन्म नहीं दे पाता है, लेकिन ब्रायोफिलम के जो पत्ते होते हैं वो ऐसा कर पाता है, क्योंकि ब्रायोफिलम के पत्तों के ऊपर आपने देखा होगा किनारे पे कुछ कोर निकले होते हैं, उसकी मदद से जो पोषण वोषण मिलने पे, हवा धूप मिलने पे वहाँ से नए पौधे उग जाते हैं। ठीक है, बाकी चमेली के पौधे में ऐसा नहीं होता है, इसलिए उसमें नहीं होता है। ठीक है, इन केस ऑफ ब्रायोफिलम के केस में इट बियर्स एडवेंटिटियस बर्ड, कह रहा है कि ये ना उत्पन्न करता है बहुत सारे किनारे पे गर्तों पे कली उत्पन्न करता है, गर्त उत्पन्न करता है। एंड प्रोड्यूस इन द नोटिस, और ये उत्पन्न करता है गांठें अलोंग द लीफ मार्जिन, यानी पत्तों के किनारों पे ये गांठें उत्पन्न करता है, गर्त उत्पन्न करता है। When these leaves fall on the soil, और जब ये पत्ती टूट के गिर जाती है मिट्टी में तो दे डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट, वहाँ पे एक नए पौधे विकसित हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ जैस्मिन, लेकिन चमेली के केस में या चमेली के पौधों या पत्तियों के केस में नो सच बर्ड्स आर प्रोड्यूस, ऐसी कलिकाएं नहीं निकलती हैं।
इन द नोटिस ऑफ द लीव, पत्तियों की किनारे पे जो गांठें होती है वहाँ पर ऐसी कलियाँ नहीं निकलती हैं, इसलिए जो जैस्मीन का पौधा होता है वो नए पौधों को उत्पन्न नहीं कर पाता। ठीक है। इसके ऑप्शन में एक प्रश्न आया था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है इसके क्या लाभ हैं। पेड़ पौधों में जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है जिसमें जड़ तने पौधों से ही नए पौधे उग जाते हैं, इसका क्या लाभ है। तो इसका लिखा है द डिसएडवांटेज, सॉरी हानियाँ पूछा है, डिसएडवांटेज। द डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर, तो कहता है जो जो हानियाँ होती हैं उसकी वो ये है, देयर इज ए लेस अडेप्टेबिलिटी टू द एनवायरनमेंट सिंस देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन। कह रहा है क्योंकि इनका पर्यावरण में अनुकूलता ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए इनमें जो मतलब जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, यानी इनके अंदर आनुवंशिक विचलन नहीं है, यानी इसमें नए नए गुण वाले पौधे उत्पन्न नहीं होते। द डिजीज ऑफ दिस प्लांट पेरेंट्स प्लांट गेट्स ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग, यानी इसके अंदर जो पेरेंट्स प्लांट्स होते हैं उसके अंदर अगर कोई बीमारी हो जाती है तो वह आसानी से उसके ऑफस्प्रिंग माने संतति को भी वो बीमारियां ट्रांसफर हो जाती हैं। अगला है अनडिजरेबल करेक्टर्स कैन नॉट बी एलिमिनेट, और अवांछनीय जो लक्षण होते हैं वो उसे पहचाना नहीं जा सकता। एंड न्यू करेक्टर्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस, और नए नए गुणों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो मतलब कायिक प्रवर्धन से उगने वाले पौधे होते हैं उनमें ये कमियां है कि उनमें नए गुण उत्पन्न नहीं होते और सही परिणाम नहीं आते। अगर एक में पेरेंट्स में रोग हो जाता है तो उसकी संतानों में भी रोग रहता है और इसके अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन यानी आनुवंशिक विचलन उत्पन्न नहीं हो पाता, नए नए करेक्टर उत्पन्न नहीं हो पाते। ठीक है। अब एक प्रश्न है, एक कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर, एक आपका कोई इंसुलेटेड वायर लेना है, एक कोई उसकी कुंडली लेनी है और इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। तो एक आपको धातु वाला कोई एक तार लेना है, उसकी कुंडली लेनी है, उसको आपको जोड़ देना है गैल्वेनोमीटर से, एज शो इन द फिगर, जैसा कि अभी चित्र में दिखाया गया है। व्हाट वुड बी द सीन इफ ए बार मैग्नेट विद इट्स साउथ पोल टूवर्ड्स, क्या होगा अगर एक छड़ चुंबक को इसके साउथ पोल यानी उसके दक्षिणी ध्रुव की ओर लाया जाए, टूवर्ड्स ऑन द फेस ऑफ द कोइल, यानी इस कोइल के ओर लाया जाए तो क्या होगा। ठीक है। तो ये आपका जो है इंसुलेटेड वायर है कोई, मतलब एक आपका धातुहीन मतलब चालक है, इसके पास हमने एक जो मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, इसका साउथ पोल इसके पास लाया है और इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है। तो पूछा है कि क्या होगा अगर हम इस साउथ वाले पार्ट को इसके पास ले आए। पहले का जवाब देना है कि मूव क्विकली टुवर्ड्स इट और मूव क्विकली अवे फ्रॉम इट, मतलब जो जो दिक् सूचक की सुई है वो शीघ्र किस दिशा में मुड़ेगी और कब दूर हटेगी। ठीक है। तो पहले का उत्तर है कि वी गेट ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, कि यानी जब हम मतलब जब हम छड़ चुंबक को दक्षिणी ध्रुव के पास लाते हैं तो क्या होता है। ठीक है। तो लिखा है गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा विचलन देखने को मिलता है। ठीक है। अगला है कि जब हम दूर ले जाते हैं तो क्या होता है, तो वी अगेन टू मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, हम दोबारा एक छोटा सा विचलन देखते हैं लेकिन वो विपरीत दिशा में होता है। ठीक है। यानी जब साउथ पोल को इसके पास लाते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर की सुई होती है, ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई होती है वो इस तरफ हो जाती है। ठीक है। यानी जिस तरफ साउथ पोल है उस तरफ हो जाती है और जब इसको दूर ले जाते हैं तो ये उस तरफ हट जाती है। ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर। अब एक प्रश्न है कि एक कंपास निडल, एक न कंपास की सुई जो है गेट डिफ्लेक्टेड, यानी वो विचलित हो जाती है, हिल जाती है उसकी सुई कंपास की यानी दिक् सूचक की, व्हेन ब्रॉट नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर वाई, दिक् सूचक की सुई जो होती है उसकी सुई में डिफ्लेक्शन यानी विक्षेप हो जाता है, वो सुई हिलने लगती है जब इसको किसी ऐसे चालक के पास ले जाते हैं जिसमें से करंट बह रहा होता है। तो क्यों होता है ऐसा।
करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस कंडक्टर से करंट होकर बहता है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। जो कोई चालक होता है जब उसमें से विद्युत धारा बहती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, इसलिए कंपास की सुई जो है वो मतलब डिफ्लेक्ट होती है, यानी विचलित होती है। व्हाट हैपन टू द डिफ्लेक्शन ऑफ निडल, क्या होता है सुई में विक्षेप होने से क्या होता है कि व्हेन करंट इन द कंडक्टर इज इंक्रीज। कहता है सुई में जो डिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होगा, अगर हमने कंडक्टर में करंट की मात्रा को बढ़ा दिया है तो करंट बढ़ने से जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा कि डिफ्लेक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन करंट, यानी करंट बढ़ेगा तो विचलन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये याद करना है। अगला प्रश्न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जो भारत सरकार है इज इम्पोस्टिंग बैन ऑन द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स फॉर स्टॉपिंग। सरकार जो है वो प्रतिबंध लगाने जा रही है, प्लास्टिक बैग को रोकने जा रही है, प्रतिबंध लगाने जा रही है इसके इस्तेमाल पर। तो लिस्ट 4 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लोथ्स और जूट बैग्स ओवर पॉलीथीन बैग। तो आपको लाभ बताने हैं कपड़े और जूट के बने हुए थैलों के प्लास्टिक थैलों की तुलना में, उसके लाभ बताने हैं। एडवांटेज ऑफ जूट एंड क्लोथ्स बैग, तो जूट और जो कपड़ों के बैग होते हैं उनके क्या फ़ायदे हैं। पहला है दे आर रीयूजेबल, इनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है। दे आर बायोडिग्रेडेबल, ये जैव निम्नीकरणीय होते हैं, यानी पर्यावरण में सड़ जाते हैं और दूसरे सदस्यों को, दूसरे जीवों को रोग नहीं फैलाते हैं। अगला है दे आर स्ट्रोंगर देन पॉलीथीन बैग, ये पॉलीथीन बैग से मजबूत होते हैं। एंड कैन कैरी मोर लोड, और ये ज़्यादा सामान उठा सकते हैं। अगला है कि दे कैन बी रिपेयर एट होम इफ टर्न, अगर ये फट टूट जाते हैं तो घर पे इसकी मरम्मत भी की जा सकती है, बल्कि प्लास्टिक का मरम्मत नहीं की जा सकती। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से पेस्टिसाइड्स जो पीड़क नाशक होते हैं, लाइक जैसे डीडीटी का जो कीड़े मारने की दवा होती है डीडीटी। कहता है कि विच आर स्प्रेड टू किल पेस्ट ऑन क्रॉप्स, जो फसलों में कीड़ों को मारने के लिए छिड़का जाता है। आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन सॉइल, वो सब मिट्टी में उपस्थित देखा गया है। एंड ग्राउंड वाटर एंड वाटर बॉडीज, जो ग्राउंड वाटर होता है भूमिगत जल और पानी के स्रोत, उसमें भी पाया गया है। तो एक्सप्लेन हाउ डू दे रिएक्ट दिस प्लेस, तो बताओ रिच दिस प्लेस, तो बताओ ये जो कीड़े मारने की दवा वगैरह थी ये मिट्टी और पानी में अंडरग्राउंड वाटर में कैसे चली गई। तो लिखा है कि पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी, कहता है कि पीड़क नाशक जैसे कि डीडीटी आर यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप, जो डीडीटी का प्रयोग होता है ये फसलों के संरक्षण के लिए किया जाता है। फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेट्स, यानी कीड़े मकोड़ों और पीड़कों से बचाने के लिए, खेतों में फसलों को बचाने के लिए डीडीटी के पीड़कनाशकों का प्रयोग किया जाता है। दे इन द एंड गेट सेटल इनटू द सोइल पार्टिकल, फिर अंत में ये मिट्टी के कणों में जाके बैठ जाते हैं। एंड व्हेन यूज टू प्लांट्स एंड कॉज सोइल पोल्यूशन, और जब पेड़ पौधे इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी पेड़ पौधों के लिए जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी जो सोइल पोल्यूशन यानी मिट्टी प्रदूषित होती है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर और वाटर बॉडीज़ पे क्या असर पड़ता है, तो ग्राउंड वाटर में लिखा है कि थ्रू इरिगेशन, सिंचाई के माध्यम से दिस पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट इन द सोइल, तो ये जो पीड़कनाशी होते हैं ये मिट्टी में उपस्थित हो जाते हैं। एंड पास इनटू द लोअर लेयर ऑफ सोइल, मिट्टी की निचली परत में चले जाते हैं। एंड रिच ग्राउंड, और ज़मीन के नीचे ग्राउंड वाटर में भी चले जाते हैं। एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूट, इससे जो ज़मीन का पानी है वो भी प्रदूषित होता है। ऐसी वाटर बॉडी जल स्रोतों की बात करें तो व्हेन द वेस्ट वाटर, जब ये जो गंदा पानी होता है और अदर एग्रीकल्चरल वेस्ट या कोई कृषि का कचरा होता है, इस थ्रो और रेन, इसे जब फेंक दिया जाता है, या रेन ऑफ विद रेन वाटर, या फिर बह जाते हैं वर्षा के पानी के साथ और बहकर इन वाटर बॉडीज, यानी वाटर बॉडी जैसे नदियों में, नहरों में, तालाबों में चले जाते हैं। तो दिस पेस्टिसाइड अफेक्ट वाटर बॉडीज, तो ये वाटर बॉडीज़ को भी प्रभावित करते हैं, जल स्रोतों को भी प्रभावित करते हैं और उससे पोल्यूटेड, उसे गंदा करते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल बात है, ये आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, कहता है स्टडी द डाटा ऑफ द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज A, B, C,
तो यहाँ पे स्टडी करना है डाटा, इसमें 3 कैटेगरी दी हुई है हमें, ए बी और यहाँ पे आपको सी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ नेम ऑफ एलिमेंट लिखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एसिटिक ऐसी बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम ऐसे आपको दिया हुआ है और एटॉमिक मास यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पहला प्रश्न पूछा है कि फ्रॉम द गिवन 3 कैटेगरी, जो ऊपर दिए हुए 3 कैटेगरी हैं ए बी सी, पिक द वन विच फॉर्म डोबेरेनर स्ट्रेट। तो आपको बताना है तीनों में चुन के कि कौन जो है डोबेरेनर के ट्रेट्स को बताता है। तो आपने किताब पढ़ा होगा, तो उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है डोबेरेनर के ट्रेट्स को, डोबेरेनर के ट्रिक को बताते हैं। इसके अनुसार जो तीन एलिमेंट होते हैं, इसमें पहला और जो आखिरी वाला होता है ना, इसका एवरेज निकालो, इन दोनों को जोड़ के आधा निकालो तो लगभग ये बीच वाले के बराबर होता है। इसी को डोबेरेनर्स का ट्रेट यानी डोबेरेनर के त्रिक का नियम कहते हैं। 39 में 7 जोड़ोगे तो आपका 46 हो जाएगा और 46 का आधा 23 आएगा। तो केवल हमारा पहला ग्रुप ए ही फॉलो करता है, बाकी इसको जोड़ के करोगे तो ये नहीं आ पा रहा है, और ऐसे इसको जोड़ के तुम करोगे तो ये भी नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि कैटेगरी जो ए है वही केवल बनाती है डोबेरेनर्स का ट्रेट यानी डोबेरेनर के त्रिक बनाती है। अगला प्रश्न है कि व्हाई डिड मेंडलीव प्लेस एलिमेंट्स ऑफ कैटेगरी ए बी सी इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स। तो कहता है कि क्यों मेंडलीव ने कैटेगरी ए बी सी वाले जो एलिमेंट हैं तीनों को अलग अलग ग्रुप में डाला है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ से कि जो मेंडलीव प्लेस द एलिमेंट्स ऑफ कैटेगरी ए बी सी इन डिफरेंट ग्रुप बिकॉज दे ऑल हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। उन्होंने मेंडलीव ने सबको अलग अलग ग्रुप में डाला है, वो इसलिए डाला है क्योंकि सभी एटम का अलग अलग एटॉमिक मास होता है। अगला है कि इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल टू ऑल 3 कैटेगरीज। क्या न्यूलैंड्स के अष्टक का नियम क्या इन सभी कैटेगरी एबीसी में लगता है। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो कारण देना है अपने जवाब। अष्टक का नियम है द लॉ ऑफ ऑक्टेव यानी जो अष्टक का नियम है जो कि स्टेट वो बताता है कि एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये बताता है कि जब हम लगातार तत्वों को उनके बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो जो पहले तत्व के गुणधर्म होते हैं वो 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। देयरफॉर इस वजह से इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल 3 कैटेगरी। इसीलिए ये ना तीनों ही कैटेगरी पे मतलब लागू हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9वां कि एन एलिमेंट एक्स हैज़ मास नंबर 35। एक एलिमेंट एक्स है, इसका मास नंबर जो है मतलब परमाणु संख्या वो परमाणु द्रव्यमान वो 35 है। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या 18 है। तो आप 35 जो मास निकालते हो ना उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन जोड़ के निकालते हो। तो न्यूट्रॉन आपको बता दिया 18 है, तो आप 35 में से 18 घटाओगे तो प्रोटॉन आ जाएगा 17, ठीक है। तो आपको प्रोटॉन यहाँ पे 17 मिल जाएगा 35 में से 18 घटाकर। अब पूछा है राइट द एटॉमिक नंबर। अब आपको एटॉमिक नंबर बताना है। तो जो ये प्रोटॉन का नंबर होता है यही एटॉमिक नंबर होता है, तो आपका एटॉमिक नंबर 17 आ जाएगा। अगला है कि गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो प्रोटॉन की संख्या 17 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार पहले वाले सेल में जो होते हैं ना के सेल, इसमें 2 एलिमेंट होते हैं, अगले में 8 और फिर अगले में 8 होते हैं, ठीक है। तो हम भरेंगे यहाँ पे तो 2 8 7 आ जाएगा, ठीक है। टू विच ग्रुप एंड पीरियड डज इट बिलोंग। ये किस ग्रुप में और किस पीरियड में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे KLM तो 3 बन रहे हैं, तो तीसरे ग्रुप में आता है, तीसरे पीरियड में आता है। और क्योंकि 17 नंबर आ रहा है तो ये 17वें ग्रुप में आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताना है। फिर दूसरा है कि नेम द एलिमेंट विच हैज़ ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल। आपको उस सेल का नाम, उस एलिमेंट का नाम बताना है जिसके अंदर जो पहला सेल है उससे दुगने सेल जो हैं सेकंड सेल में पाए जाते हों। तो आपको ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है, ठीक है। फिर आगे भी लिखता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। आधुनिक अवस्थ सारणी बताता है कि किसी भी तत्व के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यानी
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है वो एटॉमिक नंबर को बढ़ते क्रम में रखकर बनाया गया है। अगला प्रश्न था कि आपको नाम बताना है वो कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर पहले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे दुगने इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में पाए जाते हैं। तो ऐसा आपका कार्बन होता है। इसका फिर पूछा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो कार्बन का जब बनाओगे तो Kl बनेगा, तो पहले में 2 और 8 और 2 और 4 बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट सो दैट, किस प्रकार से मेंडल के एक्सपेरिमेंट दर्शाते हैं कि द ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, कि लक्षण जो होते हैं वो प्रभावी, डोमिनेंट माने प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। ट्रेट्स में भी डोमिनेंट कहते हैं लक्षण, ट्रेट्स माने लक्षण हो सकते हैं प्रभावी या अप्रभावी, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकते हैं। व्हेन मेंडल क्रॉस ब्रेड प्लांट ऑफ 2 डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, ए टॉल पी प्लांट एंड ए ड्वार्फ पी प्लांट, तो कह रहे हैं इनके द्वारा जो क्रॉस संकरण कराया गया था 2 अलग अलग गुणों वाले पौधों में, जिसमें एक लंबा पौधा लिया था मटर का और एक बोना पौधा लिया था, टू गेट ए प्रोजनी, और हमने उसकी संतति पाई थी। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी, ऑल प्लांट्स वर टॉल, पहली जनरेशन में सभी पौधे लंबे थे, एंड दस ओनली द डोमिनेंट रिसेसिव वाज विजिबल इन दिस जनरेशन, तो हमने पाया कि पहली जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलते हैं। बट व्हेन प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वर सेल्फ क्रॉस, लेकिन पहले पीढ़ी के पौधों में जब हमने स्वयं परागण कराया था, तो देन द 2 ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर गोट सेपरेट इन द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन, तो हमें 2 लक्षण वाले चरित्र देखने को मिले थे, अलग अलग मिले थे, जो कि दूसरी पीढ़ी F2 जनरेशन में थे। तो हमने पाया था कि ऑल प्लांट्स ऑब्टेन इन F2 जनरेशन वर नॉट टॉल, कि F2 पीढ़ी में जो पौधों की संख्या सभी लंबी नहीं थी। अपीयरेंस ऑफ टॉल 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स वर शॉर्ट, 1/4 भाग जो थे वो बोने पौधे भी थे, यानी 3 पौधे लंबे 1 पौधा बोना था। एन अपीयरेंस ऑफ टॉल करेक्टर इन बोथ द F1 एंड F2 एंड जनरेशन सो दैट इट इज ए डोमिनेंट करेक्टर, और पहले और दूसरी पीढ़ी में लंबे पौधे का गुण दिखना ये प्रभावी लक्षण है, और जबकि अब्सेंस ऑफ ड्वार्फ करेक्टर इन F2 जनरेशन एंड इट्स रीअपीयरेंस इन F2 जनरेशन शोज ड्वार्फनेस इन द रिसेसिव करेक्टर, और दूसरी पीढ़ी में ही केवल बोने पौधों का दिख जाना ही वो अप्रभावी लक्षण को दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इन द गिवन अमीटर, दिए हुए अमीटर में ए स्टूडेंट सो दैट, एक स्टूडेंट देखता है कि द निडल इंडिकेट्स 12th डिवीजन इन अमीटर, वो बच्चा देखता है कि जो अमीटर की सुई है वो 12th डिवीजन में है, 12वें भाग में है। और वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, और ओम के नियमों की पुष्टि करने के प्रयोग के दौरान, इफ अमीटर हैज 10 डिवीजन बिटवीन 0 to 0.5 एम्पियर, और अगर 10 डिवीजन पाया गया था 0.05 एम्पियर के बीच में, तो देन व्हाट इज द अमीटर रीडिंग कोरस्पॉन्डिंग टू द 12 डिवीजन, तो 12 डिवीजन में कितना मान होगा। ठीक है। तो अगर 10 डिवीजन बनाए गए हैं अमीटर में, अगर 10 डिवीजन बनाए गए हैं और वो 0 से 0.5 के बीच में पाए जाते हैं, तो हम पेपर में लेंगे लिस्ट काउंट ऑफ अमीटर। तो लिस्ट काउंट ऑफ अमीटर मैंने छोटा मान क्या आएगा, तो इसके बीच में 10 है, 10 से भाग देंगे तो इसका 1 का इतना आएगा। अब 12 डिवीजन का पूछा गया था तो इसको हम 12 से गुना कर देंगे, अगर 17 का पूछा गया था तो 17 से गुना कर देंगे। तो पर्सन में यहाँ पे आपसे 12 का पूछा गया था तो यहाँ पे आपको 12 गुना करना है। ठीक है, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। अगला है, हाउ डू यू कनेक्ट एन अमीटर एंड वोल्ट मीटर इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, कहता है एक विद्युत परिपथ में अमीटर को और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका कि जो अमीटर होता है ये सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल ऑर्डर में जोड़ा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा कि अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद है कि स्टडी द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कैलकुलेट,
तो कहता है नीचे जो इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है इसको देखोगे विद्युत परिपथ को, तो इसको देखने के बाद आपको दिख रहा है ये 8 ओम के 2 रेसिस्टर प्रतिरोध हैं और ये दोनों पैरेलल में समांतर श्रेणी में जोड़े गए हैं। और इसके आगे जो देखोगे श्रेणी क्रम में 4 ओम का जोड़ा गया है। आगे यहाँ पे स्विच है और ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये इलेक्ट्रिक सेल है, ये 2 वोल्ट का जोड़ा गया है। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है विभवांतर। अब पूछा है कि स्टेट द गिवन इलेक्ट्रिक करंट एंड कैलकुलेट। कहता है नीचे जो दिया हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ है उसे पढ़ के गणना करनी है। क्या गणना करनी है? द करंट फ्लोविंग थ्रू द 4 ओम रेसिस्टर। ये जो 4 ओम वाला रेसिस्टर है इसमें कितना करंट बह रहा है। और दूसरा पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेसिस्टेंस 8 ओम ईच। और ये 8 ओम के जो दोनों रेसिस्टर है इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये पता करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि जो ओम का लॉ होता है उसका फॉर्मूला V=IR होता है। V का मान यहाँ 2 दिया हुआ है और 4 एम्पियर में पूछा था कितना करंट बह रहा है 4 ओम में, तो R की जगह 4 ओम ले लेंगे और 4 बटे में जाके काट देगा तो 0.5 एम्पियर। ठीक है, ऐसी है। अब मुझे पता करना है कि 8 ओम रेसिस्टर में कितना 8 ओम रेसिस्टर जो है ना, तो पहले लिखेंगे कि 8 ओम रेसिस्टर आर इन पैरेलल। तो 8 ओम वाला जो रेसिस्टर है वो दोनों पैरेलल में है, इसीलिए इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी इनका जो कुल समान प्रतिरोध होगा वो पैरेलल वाला फॉर्मूला आएंगे। तो 1 में आर ई क्यू निकालने के लिए 1/8 1/8 जोड़ेंगे, 2/8 कट के 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इसका रेसिस्टेंस आ रहा है 4 ओम। अब लिखा है कि जो द 2 4 रेसिस्टर आर इन सीरीज और फिर उसके आगे 1 4 और उसके आगे 1 4 ओम का और जोड़ा गया था सीरीज में। तो इन दोनों का तो हमारा 4 का पैरेलल जुड़ने से हमने पता लगाया, तो दोनों का टोटल रेसिस्टेंस 4 हो गया और इसके आगे 4 हो गया। ठीक है, तो दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो 4 4 8 हो गया। अब 8 हो गया तो जब दोनों में करंट निकालेंगे टोटल, तो करंट का फॉर्मूला V/R लेंगे तो 2/8 कट के 1/4 आ जाएगा। वोल्टेज पता करना है या पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस टू 8 ओम रेसिस्टर, तो 8 ओम वाले दोनों ही रेसिस्टेंस में कितना वोल्टेज होगा, तो उसके लिए वोल्टेज का फॉर्मूला I/R ले लेंगे। ठीक है, तो मतलब I गुना R ले लेंगे, तो I गुना R लेंगे, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, V=IR ले लेंगे। ठीक है, I अभी हमने 1/4 एम्पियर निकाला था, उसे गुना कर देंगे 8 ओम वाले दोनों रेसिस्टेंस का टोटल रेसिस्टेंस, तो टोटल रेसिस्टेंस का 4 आया था, 4 से गुना करें काटने पे 1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला है डेमोन्स्ट्रेट दैट। हमें बताना है कि ड्यू टू मोशन ऑफ ए मैग्नेटिक नियर ए सोलिनॉइड कोइल, एक परिनालिका की कुंडली के पास जब हम एक चुंबक की गति कराते हैं, एन इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप इन द कोइल, तो कुंडली के अंदर एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। इसके बारे में आपको बताना है कैसे होता है उत्पन्न। तो उत्तर लिखा है यहाँ से कि टेक ए सोलिनॉइड कोइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर AB। तो आपको लेना है पहले एक परिनालिका कुंडली वाली जो इंसुलेटेड कॉपर की बनी हुई है AB, हैविंग ए नंबर ऑफ टर्न, मान लेंगे उसमें 20 या उससे अधिक जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टर्न माने मोड़ हैं, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे कुंडली वाला है। और हैव ए नंबर ऑफ टर्न अबाउट 20 और मोर एंड कनेक्ट द एंड्स ऑफ कोइल टू ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। और फिर इसको जो ये सोलिनॉइड बना है इसको हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है। नाउ टेक ए बार मैग्नेट, अब एक छड़ चुंबक को ले जाएंगे और NS एंड रैपिडली ब्रिंग मैग्नेट टूवर्ड्स द एंड B इफ द ऑफ द कोइल एज शोन इन द फिगर। दी गई आकृति के अनुसार पहले मैग्नेट चुंबक को कभी एंड B की तरफ ले जाएंगे। द गैल्वेनोमीटर सडनली गिव्स मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है उसमें क्षणिक भर के लिए कोई विक्षेप उत्पन्न होगा किसी एक दिशा में। एंड नाउ टेक द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कोइल, अब हम उस चुंबक को कुंडली से दूर ले जाएंगे। तो द गैल्वेनोमीटर अगेन गिव्स मोमेंट्री डिफ्लेक्शन, तो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर की सुई में दोबारा विक्षेप उत्पन्न होता है। डिफ्लेक्शन माने सुई विचलित होती है। एंड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इस बार उल्टी दिशा में होती है।
इट क्लियर सो दैट, ये स्पष्ट शो करता है कि मोशन ऑफ मैग्नेटिक इंड्यूस के चुंबक ने उत्पन्न किया है, क्या उत्पन्न किया है, एक करंट उत्पन्न किया है। देखो ये चित्र हो गया, इसके पास ऐसे लाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन आएगा और ये बताता है कि इस मैग्नेट ने इस सोलिनॉइड के अंदर थोड़ा करंट उत्पन्न किया है, एक करंट उत्पन्न किया है इन अ कॉइल, कुंडली में, एंड इट इज द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो घटना होती है इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अगला लिखा है कि नाउ फिक्स द मैग्नेट इन एनी वन पोजीशन। अगर हम मैग्नेट को फिक्स करके छोड़ दें किसी पोजीशन पे तो सो दैट इट इज स्टेशनरी, तो वो स्थिर हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल, कुंडली के स्थायी हो जाएगा। एंड वी फाइंड इट, तो हम पाते हैं कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, की गैल्वेनोमीटर की सुई में फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी जब ये चुंबक को इसके पास या दूर ले जाते हैं तभी गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन होता है। अगर इसको स्टेशनरी ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो ये कोई भी करंट पैदा नहीं करता है। ठीक है। अगेन कीप द मैग्नेटिक फील्ड again keep the magnet fixed and gentle move the coil AB either towards the magnet or away the magnet. We get deflection in the galvanometer even now. Thus it is provided that induction current due to electromagnetic induction is produced whether there is relative motion between the coil and the magnet. इससे स्पष्ट है कि हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पैदा करना चाहते हैं तो या तो कुंडली को या तो चुंबक को एक दूसरे के नज़दीक में मोशन करना होगा, यानी गति कराना होगा। ठीक है। कहता है कि इम्प्रूवमेंट्स इन अवर लाइफ स्टाइल, हमारे लाइफ स्टाइल में सुधार होने से हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट जनरेटेड, तो हमने बड़ी मात्रा में कचरा भी उत्पन्न किया है। गिव टू रीजन, तो आपको दो कारण बताने हैं या दो उदाहरण बताने हैं टू सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट। जो दिए हुए स्टेटमेंट के हमने विकास के साथ कचरा भी उत्पन्न किया, इसके बारे में आपको दो उदाहरण देना है और सजेस्ट और आपको सलाह देना है। वन चेंज, एक परिवर्तन का सलाह देना है कि दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट इन अवर लाइफ स्टाइल इन ऑर्डर टू रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और हम जो अजैव निम्नीकरणीय कचरा होता है इसे कम करने के लिए जीवन में अपने जीवन के लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन ला सकते हैं ताकि कचरे कम हों। तो लिखा है नाउ इट इज, आजकल चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन अवर लाइफस्टाइल हैज रिजल्टेड इन मोर एंड मोर यूज ऑफ डिस्पोजल आइटम्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक आइटम्स एंड पेपर प्लेट्स। आजकल हमारे जीवन में बदलाव आने से, विकास होने से हमने बहुत सारे कचरे उत्पन्न किए, इसमें प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक के आइटम और पेपर की प्लेट्स वगैरह बहुत हो गई हैं। एंड दिस मटेरियल्स आर इंक्रीजिंग द जनरेशन ऑफ वेस्ट, इसके लिए पीढ़ियों में कचरा उत्पन्न होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए कचरा उत्पन्न होगा। अब हम यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं इसे कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हमने जो अजैव निम्नीकरणीय कचरा होता है उसका प्रयोग कम करना चाहिए। बाय अडोप्टिंग टेक्निक्स लाइक रिसाइकलिंग एंड रीयूज, तो हमें ना टेक्निक अपनानी चाहिए रिसाइकल या रीयूज वाली। वी मस्ट इनकरेज द रीयूज ऑफ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक के दोबारा प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए लोगों को। या फिर ग्लास कंटेनर टू स्टोर द हाउस होल्ड आइटम, या घर के सामान को रखने के लिए हमें कांच के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। पैकेजिंग मटेरियल शुड बी मेड आउट ऑफ रिसाइकलेबल मटेरियल लाइक क्लॉथ्स एंड पेपर, पैकिंग वाले चीज़ों के लिए भी हमें जो है कपड़े या कागज़ का ही प्रयोग करना चाहिए जिसे दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं। अगला है द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म एक फूड चेन, नीचे जो प्राणी दिए गए हैं ये खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। कीड़ा के आगे लिखा है हॉग, फिर ग्रास, स्नेक और फ्रॉग। विच ऑफ दिस विल हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल, तो बताना है किसके अंदर जो है मतलब अजैव निम्नीकरणीय रसायनों की मात्रा ज़्यादा होगी। एंड नेम द फिनोमेना, और इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं, जैव आवर्धन के नाम से। और इसको सही से अरेंज भी करके बताना है, तो हम बता देंगे यहाँ से। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ दिस फूड चेंज, तो प्रॉपर सीक्वेंस होगा कि घास को खाएगा इंसेक्ट, इंसेक्ट को मेंढक, मेंढक को सांप और सांप को बाज, होक। द लास्ट ट्रॉपिकल लेवल होक, जो आखिरी का जो लेवल है ना, ये लास्ट वाला जो ट्रॉपिकल लेवल का सबसे टॉप पे है वो है होक।
विल बी हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल, इसी के अंदर जो अजैव निम्नीकरणीय की रसायनों की मात्रा अधिक होगी और इस घटना को कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, जैव आवर्धन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम केस बेस वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे 14 वाले पे, ठीक है। तो इसमें लिखा है स्टडी द फॉलोइंग टेबल, नीचे जो टेबल दी गया है इसको पढ़ना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में बताया हुआ है कि कॉपर IUD का प्रयोग कर सकते हैं, पिल्स की यानी गोलियों का प्रयोग कर सकते हैं, और लिखा है डायफ्रागम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहा ड्यूरिंग ऑफ एफिशिएंसी में इसमें लिखा है 10 साल इसमें इस्तेमाल के दिन, और इसमें लिखा है रीयूजेबल होता है, और हार्मोनल एक्सपोजर में लिखा है कि इसमें कोई हार्मोन में दिक्कत नहीं होती है, इसमें हो सकती है और इसमें नहीं होती है, ऐसे लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है कि नेम द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट इज कॉमनली यूज बाय द मेल, बताओ इनमें से कौन सा जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो मेल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें उत्तर हो जाता है कि जो मेल हैं इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में सबसे ज़्यादा जो है ये कॉन्डोम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट इज कॉमनली यूज बाय मेल, मेल के द्वारा जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो कॉन्डोम है। अगला है व्हाट इज द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट इज कट इन द प्रोसेस ऑफ वास्क्यूटोमी, वास्क्यूटोमी मतलब होता है नर नसबंदी। तो नर नसबंदी के लिए कह रहा है कि कौन से जनन अंग के कौन से भाग को काट दिया जाता है, कट कर दिया जाता है ऑपरेशन करके। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मेल वास डिफरेंसेस, जो मेल में जो शुक्रवाहिनी होता है उसको कट डाउन काट दिया जाता है, एंड टाइड उसको बांध दिया जाता है, प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटर द यूरेथ्रा, ताकि जो स्पर्म है उसकी एंट्री यूरेथ्रा तक ना हो सके, ठीक है। अगला है कि वाट आर STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है। तो हम लिखेंगे देयर आर ए नंबर्स ऑफ डिजीज, ऐसे बहुत सारे संख्या में बीमारियां हैं दैट आर कोज बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हो जाती हैं। दिस डिजीज आर कॉल्ड, ऐसी बीमारियों को STD या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। उदाहरण में आप एड्स लिख सकते हैं, एड्स के अलावा गोनेरिया लिख सकते हैं, मस्सा लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है कि लिखा है ट्रिफोनेमा पैलोडियम इज अ बैक्टीरिया दैट कोज ए डिजीज कोल्ड सिफिलिस इन ह्यूमन, मानव के अंदर जो सिफिलिस नामक बीमारी होती है ये एक बैक्टीरिया के कारण होती है। उस बैक्टीरिया का नाम लिखा है ट्रिपोनेमा पैलिडम, ठीक है। ट्रीनोमा मतलब ट्रीपोनेमा पैलिडम, सही है। 15वां केस बेस स्टडी पढ़ेंगे यहाँ से। तो इसमें लिखता है रीड द फॉलोइंग केस बेस पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन आफ्टर पैसेज को पढ़ने के बाद उत्तर देना है। तो लिखता है द मोबाइल फोन्स इन एन एक्सेलेंट कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल फोन्स यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द माइक्रोवेव रेंज, पार्ट ऑफ द रेडियो वेव emitted by the mobile phone handset will be absorbed by the head is in the near field of radiation so that most of the heating effect occurs in the head. Temperature in the internal ear brain increase by 1 degree or more, and this adversely affect the functioning of these organs since these have a fluid filled cavities. But prolonged heating effect can alter brain function and hearing ability also. Other harmful effects such as premature cataract, confusion and loss of memory may also be possible. Following figure show that how mobile phones radiation penetrates the brain. How mobile phone radiation penetrates the brain. पाँच साल के में दिखाया हुआ है कि 2.5 mm है, 10 वर्ष वाले में आपको लिखा है स्कल थिकनेसेस 1 mm है और एडल्ट में 2 mm है। मोबाइल फ़ोन पास में लगाना है यहाँ। तो क्या क्या इफेक्ट दिखा रहा है ये।
डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन यहाँ पे बताया हुआ है। देखो बच्चों में यहाँ पे कम है, फिर यहाँ बड़ा है, फिर ये बड़ा ही होता जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है कि एब्जॉर्प्शन रेट यहाँ पे 4.49 डब्ल्यू पर किलोग्राम है, इसके अंदर 3.21 है और इसमें 2.93 है। तो लिखा है सोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जर्नल ऑन माइक्रोवेव थ्योरी एंड टेक्निक्स। तो यहाँ से प्रकाशित हुआ ये स्रोत है। अब इसको पढ़ने के बाद कहता है विच रेडिएशन आर यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में कौन सा रेडिएशन इस्तेमाल होता है? तो अभी पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ माइक्रोवेव रेंज आर यूज इन द मोबाइल फ़ोन। अगला प्रश्न है कि हाउ डज प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू मोबाइल रेडिएशन कैन इफेक्ट एडवर्सली। तो कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा प्रयोग करने से क्या क्या प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। तो लिखा है हीटिंग इफेक्ट कैन अल्टर ब्रेन फंक्शन। हीटिंग इफेक्ट से हमारा जो काम करता है दिमाग वो अल्टर होता है उसमें। एंड हियरिंग एबिलिटी आल्सो, हमारी सुनने की क्षमता कम होती है, दिमाग की क्षमता कम होती है। अदर हार्मफुल इफेक्ट सच एज प्री मैच्योर कैटरेक्ट, इससे कह रहा है कि कम उम्र में ही कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो जाता है आँख का। एंड कन्फ्यूजन ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी में आल्सो भी पॉसिबल, और कन्फ्यूजन या फिर याददाश्त में कमजोरी जैसे लक्षण आ जाते हैं। अगला है कि वाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल यूजिंग मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो ये लिखता है कि ट्राई टू कंसीडर मोबाइल फ़ोन एज ए कम्युनिकेट डिवाइस एंड नॉट एन एंटरटेनमेंट डिवाइस। इवन इफ यू आर नॉट टॉकिंग द सेल फोन इज एमिटिंग स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू कीप ए लिंक विद द बेस स्टेशन। कोशिश करना चाहिए कि एक मोबाइल जो फ़ोन होते हैं ये कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं, एंटरटेनमेंट का स्रोत नहीं है। तो बात करते समय ही इसका प्रयोग करना चाहिए, बाकी इसका प्रयोग ना करने पे इसको अपने से दूर रखना चाहिए। अगला लिखा है कि इसके ऑप्शन में एक और प्रश्न है कि इन विच पार्ट ऑफ द आवर बॉडी मोस्ट ऑफ द हीटिंग इफेक्ट अकर ड्यू टू यूज ऑफ फ़ोन। ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के कौन से भाग में हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे सिर में, हेड में या ब्रेन में मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो सैम्पल पेपर है ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।